दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज मैं आपको लेके चलूँगा हिंदुस्तान के उस हिस्से में जहाँ पे पिछले 6-8 महीने से बहुत बड़े लेवल पे ड्रग की स्मगलिंग और ड्रग का कारोबार पूरे ज़ोरों शोरों से चल रहा है। कुछ इसका मौजू इस तरह भी बना कि 2 दिन पहले शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने क्लीन चिट दे दिया। क्लीन चिट का मतलब कि उसने कोई ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया, उसने कोई ड्रग नहीं पिया, उसके ऊपर जो केस बना था वो गलत था। और एनसीबी के ऑफिसर्स ने, ख़ास तौर पे समीर वानखेड़े ने उस केस की इन्वेस्टिगेशन बराबर नहीं की, उसका कोई सबूत नहीं था। अगर ऐसी कोई भी बात नहीं थी तो इतने बड़े हाई प्रोफाइल एक्टर के बेटे को अरेस्ट क्यों किया गया? क्या ये एक डिपार्टमेंटल एक्शन था या एक पॉलिटिकल वेंडेटा था? क्या इसके पीछे कानून था या इसके पीछे राजनीति थी? ये बहुत बड़ा सवाल है जो आज हमारे पूरे देश के सामने एक मजाक बन के खड़ा है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो देश की सबसे बड़ी एंटी ड्रग एजेंसी का इतना बड़ा ऑफिसर जिसने बहुत काम किया है फील्ड में, भले वो एयरपोर्ट पे ड्यूटी के दौरान हो या सर्विस टैक्स के दौरान हो या एनआईए के दौरान हो। आपको शायद बहुत कम लोगों को मालूम है कि समीर वानखेड़े एनआईए की पोस्टिंग भी करके आए थे। तो इतने बड़े ऑफिसर से इतनी बड़ी गलती कैसे हुई, ये एक आज का सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी बात, ये कोई ड्रग का ट्रेड छोटा मोटा ट्रेड नहीं है। जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स हैं, जो एनसीबी, डीआरआई, प्रिवेंटिव विंग ऑफ द कस्टम्स, मेरीन एंड प्रिवेंटिव विंग ऑफ कस्टम्स, ये सब कोस्ट गार्ड, ये सब एजेंसीज जिनका काम है इलीगल इंपोर्ट जो ऐसी चीज़ों का होता है, भले वो सोने का हो या ड्रग का हो, उसको रोकना और पकड़ना। उनके जो कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स उन्होंने लगाए हैं कि ऑन एन एवरेज, इसका कोई पक्का कोई डाटा किसी के पास अवेलेबल नहीं है। जो माल पकड़ा जाता है उसकी फिगर्स मौजूद हैं, लेकिन जो नहीं पकड़ा जाता, निकल जाता है, वो बहुत घातक सिद्ध होता है। और कहते हैं कि अगर हम ये मान के चलें कि देश में 10% माल जो है वो पकड़ा जाता है, ड्रग की खेप जो आती है डिफरेंट रास्तों से, अगर वो पकड़ी जाती है या 10%, तो इसका मतलब है 90% जो है वो कस्टम की, डीआरआई की, एनसीबी की या दूसरी सरकारी एजेंसियों की नज़र से छिप के स्ट्रीट तक, गली कूचे घरों तक पहुंच जाती है। और मैंने पिछले कुछ दिनों से डीआरआई के बड़े ऑफिसर से बात की, काफ़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस भी हुई और पूरा जो इंटरनेशनल सिनेरियो है ड्रग का उस पर बात हुई। उससे अंदाज़ा लगा कि तकरीबन कम से कम 5 लाख करोड़ रुपए की ड्रग हर साल हिंदुस्तान में आ रही है। पिछले कुछ महीनों में ही 20,000 करोड़ रुपए की ड्रग जो है वो सीज की है डीआरआई ने और एनसीबी ने, और गुजरात पुलिस की एटीएस ने, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड जो उनका है, एक स्पेशल टीम उन्होंने बनाई हुई है जो ऑर्गेनाइज क्राइम और ड्रग को देखती है। और देखिए, एक बड़े नए नए तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं ड्रग हिंदुस्तान में लाने के। पूरी की पूरी ड्रग जितनी ये खेप आई है वो सब ओरिजिनेटेड इन अफ़गानिस्तान। अब अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, समुंदर वहाँ से बहुत दूर है। तो अफ़गानिस्तान ने अगर कोई चीज़ एक्सपोर्ट करनी होती है तो उसको नियरेस्ट पोर्ट जो पड़ता है समुद्र के किनारे, बंदरगाह पड़ती है, वो बंदर आबास पड़ती है जो पाकिस्तान में है। उसी तरह जो पुरानी गोल्डन क्रेसेंट के जो कंट्री थे, ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान,
तो देखा जाए तो एक तरीके से आज भी इन्हीं तीनों देशों से 80% ड्रग जो है वो हिंदुस्तान आ रही है। अफ़गानिस्तान की हालत बहुत ख़राब है, कोई वहाँ पे इंडस्ट्री नहीं है, कोई नौकरी के साधन नहीं, कोई कमाई का साधन नहीं। उनकी पूरी की पूरी कमाई उस कंट्री की, उनका रोटी पानी सैलरी खर्चा, हथियारों का, खाने पीने का, जो थोड़ी बहुत डेवलपमेंट कोई सड़क बनती है जो तोड़ी जाती है, उसका पूरी की पूरी कमाई का एक ही साधन है, वो है पॉपी ग्रोथ और ड्रग को बेचना। अफीम पैदा करते हैं, उसके बाद से उसको प्योरीफाई करके डिफरेंट जो ड्रग्स हैं डिफरेंट नाम से बिकती हैं वो बनाई जाती हैं, और वहाँ से वो ड्रग अफ़गानिस्तान बड़े तरीके से भेजी जाती हैं, पाकिस्तान भेजी जाती हैं, और वहाँ से हिंदुस्तान में शिपमेंट भेज दी जाती है। अब आप पूछे गुजरात में ही क्यों इतने सीजर होते हैं? पिछले 8 महीने में गुजरात के कोस्ट पे और गुजरात के डिफरेंट शहरों में डिफरेंट बंदरगाहों पे 81 केसेस हो चुके हैं जहाँ पे ड्रग के सीजर हुए हैं। और देखिए तरीके इनके कितने अजीब हैं ड्रग लाने के, ताकि ड्रग पकड़ी नहीं जाए। एक तो पिछले दिनों में आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, टीवी वाले तो दिखाते नहीं, शाहरुख खान के बेटे से 5 ग्राम या 5 मिलीग्राम ड्रग मिली तो 1.5 महीना पूरा टीवी मीडिया उसको लेके बैठा था। शाहरुख खान का बेटा अब जेल में है, अब शाहरुख खान के बेटे ने कपड़े बदल लिए हैं, अब शाहरुख खान के बेटे ने सैलून में कटिंग करवा ली है। एक एक डिटेल मीडिया ने हमें दी, लेकिन किसी ने जो इतने बड़े बड़े सीजर हुए गुजरात में, दिल्ली में, कार्गो में, पंजाब में, उनकी एक भी खबर कोई टेलीविज़न वाला, कोई मीडिया वाला नहीं दिखाता। गुजरात के जो छोटे छोटे लोकल अखबार हैं, कच्छ के, भुज के, कांडला के, मुंद्रा के, वो लोग दिखाते हैं, मांडवी के। उनकी बहुत सारी कटिंग्स हमारे चैनल देखने वाले लोग मुझे भेजते रहते हैं वहाँ से, गुजरात से। वो सब बहुत सारी मेरे पास कटिंग 60-70 सीजर्स की न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट मेरे पास यहाँ रिकॉर्ड में है। तो एक कंटेनर उन्होंने अभी जो DRI ने पकड़ा 500 करोड़ रुपए की ड्रग उसमें से पकड़ी, वो डिक्लेयर किया गया था कि इसमें नमक है, और वो ईरान से आया था कंटेनर। अब नमक और ड्रग देखने में एक जैसी लगती है, ये तो जब DRI ने उसका केमिकल एनालिसिस करवाया तो पता चला कि वो नमक भी था कुछ गोनियों में, बोरियों में, लेकिन बाकी प्योर हीरोइन ड्रग, कोकेन भी आ रही है, हीरोइन आ रही है, ब्राउन शुगर आ रही है, और घटिया मटेरियल भी आ रहा है। और एक ही तरीका नहीं, बहुत तरीके हैं। स्मगलर्स जो हैं वो माहौल देख के अपना माल भेजने का रूट और समय बदलते रहते हैं। पहले एक रूट को पॉपुलर करते हैं, जैसे अब बोलो गुजरात मैंने सवाल उठाया तो गुजरात में ही क्यों आता है? वो इसलिए कि गुजरात बंदर आबाद से कराची से या पाकिस्तान से सबसे नियरेस्ट पोर्ट जो हैं, बंदरगाहें हैं, वो गुजरात में हैं। जितना नज़दीक होगा उतना फ्रेट का खर्चा कम पड़ता है, और जो जहाज़ उस कंटेनर को लेके आएगा वो जहाज़ की शिपिंग कंपनी तो अपना किराया लेगी, तो जो जितना पोर्ट नज़दीक होगा उतना किराया कम होगा। और दूसरा, जो पोर्ट से लोड किया जाएगा वहाँ की पोर्ट और सरकारी एजेंसियों से स्मगलरों की साठ-गांठ होती है। अब हमारे पाकिस्तान के साथ रिश्ते अच्छे नहीं हैं। अब अफ़गानिस्तान जो भी हिंदुस्तान में भेजेगा, अगर वो ड्रग है या हथियार है, तो पाकिस्तान बहुत खुश होता है। दुश्मन का दुश्मन मेरा दुश्मन। तो इसलिए पाकिस्तान कभी भी ऐसा काम नहीं करता कि उस कंटेनर्स को या उस जो एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट्स हैं जो हिंदुस्तान आ रहे हैं उनको चेक करें या देखें कि कहीं इनमें कोई ड्रग या हथियार तो नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स का और हथियारों का बहुत पुराना कनेक्शन है। नार्को टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। हथियारों की पेमेंट आजकल पैसों से नहीं होती, ड्रग के बदले में होती है। अब अफ़गानिस्तान को हथियार खरीदने हैं, ट्राइबल लोग हैं, कबायली लोग हैं,
कोई काम धंधा नहीं, कोई एजुकेशन नहीं, कोई सिस्टम नहीं, कोई कानून नहीं, कोई जुडिशियल जस्टिस सिस्टम नहीं। जो उनके जथेदार ने कह दिया, उनके ट्राइबल लीडर ने कह दिया, वही कानून। और वही हाल पाकिस्तान का, एक रोग स्टेट बनी हुई है, इकॉनमी का सत्यानाश है। तो कोई ना कोई जो पैसे वाले लोग हैं वो अपना नया धंधा शुरू करते हैं जिसमें ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और ड्रग का धंधा ज़्यादा इसलिए होता है कि इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत है। आप कोई भी बिज़नेस देख लो, करके दुकानदार करते हैं, बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को, होलसेलर रिटेलर को 5% 10% कमीशन देते हैं। इसके ज़्यादा मार्जिन नहीं होता है। जब इससे ज़्यादा मार्जिन और होगा तो स्मगलिंग शुरू हो जाती है। गोल्ड का इंटरनेशनल प्राइस का आज के दिन में 15-16% मार्जिन है, इसलिए स्मगलिंग हो रही है। बाहर सोना सस्ता है, यहाँ महंगा है, इसलिए स्मगल होकर सोना आ रहा है। सरकार ने ड्यूटी लगा रखी है, जितनी 30% ड्यूटी लगाई है वही परसेंट उनका कवर हो जाता है, तो नुकसान होता है उनको ड्यूटी देके। तो इसी तरह ड्रग का जो मार्जिन है वो परसेंटेज से नहीं, वो टाइम से होता है। एक किलो जो ड्रग फर्ज करो 200 रुपये किलो अफगानिस्तान से चलती है। मैं एग्ज़ाम्पल के लिए ये एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर 200 रुपये किलो के हिसाब से अफ़गानिस्तान से वो ड्रग निकलती है तो हिंदुस्तान में आके उसकी कीमत 2000 रुपया किलो हो जाती है। और स्ट्रीट वैल्यू उसकी जब वो एक एक पुड़िया में बिकता है पंजाब के शहरों में या गुजरात के शहरों में या दिल्ली की गलियों में या मुंबई की गलियों में, तो उसकी कीमत कई बार 10-10 हज़ार एक किलो की भी पड़ जाती है अगर आप उसका टोटल बेनिफिट लगाएं तो ये बहुत बड़ा रैकेट है। हिंदुस्तान की जो यंग जनरेशन है वो इतनी इसमें ग्रस्त होती जा रही है कि हम जो कहते हैं कि हिंदुस्तान के पास यूथ पावर बहुत है, मुझे लगता है अगर यही हाल रहा तो आने वाले 10-15 साल में वो यूथ पावर जो है उसका सत्यानाश हो जाएगा। और इसके कई कारण हैं कि हम आज तक ये ड्रग मैनेज को रोकने में कामयाब क्यों नहीं हो रहे। एक तो स्मगलर हमसे 10 कदम आगे चलते हैं। अगर हमने कराची गुजरात रूट बंद कर दिया, कोस्ट गार्ड ने सख्ती बढ़ा दी या बॉर्डर पे चेक पोस्ट लगा दी समुद्र के किनारे, तो ये स्मगलर लोग अपना रूट बदल के वाया लक्षद्वीप लेके आना शुरू कर देते हैं। अभी पिछले दिनों लक्षद्वीप से बहुत बड़ा कंसाइनमेंट ड्रग की पकड़ी गई। उसके बाद अगर वहाँ से काबू किया तो श्रीलंका के थ्रू आ जाते हैं, श्रीलंका से कंटेनर चढ़ा देंगे। अगर वहाँ से नहीं चला तो हमारा ईस्ट का बॉर्डर भी ऐसा ही है, बांग्लादेश और थाईलैंड दोनों ड्रग प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, वहाँ से ड्रग आ जाती है। तो ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है कि जिन कंट्रीज़ के पास समुंदर नहीं है तो अपने पड़ोसी देश की बंदरगाह का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे नेपाल के पास बंदरगाह नहीं है, लैंडलॉक्ड कंट्री है, तो नेपाल हिंदुस्तान के जो पोर्ट्स हैं, मुंबई पोर्ट, गुजरात के पोर्ट, उनका इस्तेमाल करता है। तो ये एक मजबूरी है कंट्रीज़ की कि दूसरे देशों को अपनी बंदरगाह देनी पड़ती है जिनके पास अपने बंदरगाह नहीं है। तो ये रूट बदल बदल के आते रहते हैं, कंट्रीज़ बदल के आते रहते हैं। तो ये इनका तरीका, पहले जो नाइजीरियंस की बहुत बड़ी कार्टेल काम करती थी, अब मुझे DRI के सोर्सेज ने बताया कि आजकल नैरोबी और साउथ अफ्रीका की कार्टेल जो हैं वो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रही हैं। बहुत सस्ते रेट पे ड्रग खरीदते हैं और उसको मिलावट करके उसमें थोड़ी उसकी, ताकि जो उसकी जो पावर है वो थोड़ी कम की जाए और क्वांटिटी बढ़ाई जाए, पैसे उतने मिले। ये एक और इनका तरीका है स्मगलर्स का पैसे कमाने का। अभी एक कंसाइनमेंट पकड़ी गई जिसमें आटा भी मिक्स था। और एक और कंसाइनमेंट देखिए, धागा, आपने देखा है सुई धागा, यार्न जिसको बोलते हैं। गुजरात में कपड़ा बनाने की बहुत फैक्ट्रीज़ हैं, उसमें यार्न भी आता है बाहर से। अब ईरान से और कहीं से एक कंसाइनमेंट आती है यार्न की, वो भी गुजरात के एक पोर्ट में उतरती है। जब DRI को इन्फॉर्मेशन आती है, सर्च करते हैं, तो देखो स्मगलरों ने क्या तरीका अपनाया। जो धागा था उसको ड्रग के लिक्विड से, जो पानी की शेप में जो ड्रग पानी में मिला के लिक्विड ड्रग, उसमें से धागे को निकाल के उसकी बेल बनाई हुई थी, उसकी गांठ बनाई हुई थी।
तो जब वो यहाँ पे आया तो देखने को धागा है, लेकिन पूरे धागे पे तो ड्रग लगी हुई, जैसे पतंग उड़ाने के लिए आप मांझा लगाते हो धागे को, इस तरह वो मांझे की जगह पे धागे को लिक्विड ड्रग में से निकाल के पैक करके भेजा गया। और जिस आदमी के पास जहाँ वो जाना था उसने उसको पानी में मिला देना था और पूरी ड्रग जो है वो पानी में मिल जानी थी, वो लिक्विड ड्रग आगे बेचनी थी। इसी तरह जो मछुआरे हैं, छोटी बोट्स होती हैं जिनके पास मच्छी पकड़ने वाली, वो लोग 1-1 किलो के पैकेट, ऐसी पैकिंग की जाती है, उसको अगर समुद्र में फेंक दो तो वो डूबता नहीं है, फ्लोटिंग होता रहता है। और पिछले 20-25 दिन से गुजरात के कच्छ जो एरिया है, छोटी छोटी बंदरगाहें हैं, समुद्र का किनारा है, वहाँ पे हर रोज़, तकरीबन हर रोज़ फ्लोटिंग पैकेट्स 1-1 किलो के मिल रहे हैं। वो कौन फेंक के जाता है, कहाँ से आते हैं, किसी को पता नहीं। तो उस फ्लोटिंग पैकेट्स यहाँ पे लोग पिकअप करते हैं और वो आगे उनको सप्लाई कर देते हैं। अगर आप समुद्र का रास्ता बंद करते हो तो ड्रग बाई एयर आ जाती है, बाई एयर बंद करोगे तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू आ जाती है, पोस्ट ऑफिस बंद करोगे तो कोरियर सर्विस है। तो ये ऐसा जाल तान बान इन्होंने बना के रखा है कि इसको कंट्रोल करना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा है। अब देखिए, अगर 10 लाख करोड़ की ड्रग हर साल हिंदुस्तान में आती है तो कितने लाखों उसके इस्तेमाल करने वाले लोग होंगे। इतना यूज़ इसका बढ़ता जा रहा है यंगस्टर्स में। DRI की स्टडी ने शो किया है कि पंजाब की लड़कियों में ड्रग अब्यूज़ तकरीबन 40-45 साल बढ़ा है पिछले 2 सालों में। मतलब पिछले 2 साल में पंजाब की लड़कियां ज़्यादा ड्रग इस्तेमाल करने लगी हैं, जो एक बहुत ख़तरनाक एक डेवलपमेंट है। इसी तरह दिल्ली और मुंबई, वहाँ पे 20% से लेके 25% तक लड़कियों में ड्रग का अब्यूज़ बढ़ा है। उसी तरह जो बाकी शहर हैं बड़े, पूना हुआ, एजुकेशन सेंटर जहाँ पे लोग ज़्यादा, जैसे मणिपाल है, जैसे बेंगलोर है, इस किस्म के शहरों में यंग जनरेशन में ड्रग का अब्यूज़ बहुत बढ़ रहा है। और ऑफिसर्स का कहना है, जो ड्रग सिनेरियो को स्टडी करते हैं, कि जब तक इसकी सज़ा जो है वो बढ़ती नहीं और केसेस के फैसले जल्दी नहीं होते। आप ड्रग के साथ किसी को पकड़ते हो, उसको महीने 2 महीने में उसकी ट्रायल फास्ट ट्रैक में ख़त्म करके उसको 15-20 साल के लिए जेल में डाल दो। ऐसे कोई 5-7 हज़ार लोग अंदर जाएंगे तो उसका असर सोसाइटी में नज़र आएगा। नहीं तो वही होगा जो शाहरुख खान के बेटे का हुआ है, पकड़े जाओगे, छूट जाओगे, बाइज्जत बरी हो जाओगे और आप हीरो बन जाओगे। तो दोस्तों, ये है हिंदुस्तान में ड्रग का हाल। गुजरात में ड्रग की कंजम्पशन कम है लेकिन बहुत कम है। गुजरात तो खाली क्योंकि समुद्र के किनारे पड़ता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बहुत बड़ी हब है, इसलिए वहाँ पे सामान आता है, लेकिन जाता पूरे हिंदुस्तान में है। तो दोस्तों, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जो ये गोनियाँ हैं, पैकेट्स जो पड़े हैं आपको खाकी कलर की पैकिंग में, इनके अंदर डिक्लेयर किया गया था कि ये नमक है, इसमें सॉल्ट है, और ये कंसाइनमेंट ईरान से आई थी। लेकिन DRI ने जब इसका इंस्पेक्शन किया तो पता चला कि आधे पैकेट जो उसमें थे वो ड्रग के थे, आधे नमक के थे। पैकिंग एक जैसी थी और तकरीबन आज के दिन में 500 करोड़ रुपए की ड्रग इसी किस्म के नमक बताए जाने वाले पैकेट्स में से कुछ दिन पहले ही पकड़ी गई, या 8-10 दिन पहले ही। और ये है वो जो आपको याद होगा, जो सबसे बड़ा सीजर जो कांडला पे हुआ था, अडानी पोर्ट पे, जहाँ से 2300 करोड़ रुपए की ड्रग पकड़ी गई थी कंटेनर्स में से। ये वो कंटेनर्स हैं जिनमें पिछले 6-8 महीने में सबसे बड़ी कंसाइनमेंट पकड़ी गई, जिसने एक बहुत बड़ा चैलेंज देश के सामने रखा था कि इतने बड़े लेवल पे ड्रग हिंदुस्तान में आई तो कैसे आई। और ये वो पैकेट जो मैं आपको बता रहा था कि इसकी पैकिंग ऐसे की जाती है कि इनको समुद्र में छोड़ दो तो ये डूबते नहीं हैं।
फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं पानी में। और किश्तियों से हाई टाइड के हिसाब से हवा का रुख देखते हुए फिशिंग बोट्स इसको ऐसी जगह पे छोड़ जाते हैं कि कुछ समय के बाद ये पैकेट तैरते तैरते समुद्र के किनारे आ जाए, या छोटी बोट जो मछुआरों की होती हैं, डूंगी जिसको बोलते हैं, वो इसको जाके छोटी बोट लेके जाते हैं और समुद्र से उठा के बोट में रख के ले आते हैं। ये आजकल नया एक पैटर्न चला है स्मगलिंग का। इसमें कोई आदमी पकड़ा नहीं जाता, कोई जो गाड़ी जिसको जो स्मगलर लोग अपनी बोट को गाड़ी कहते हैं, तो समुद्र में इनकी कश्ती नहीं पकड़ी जाती, तो कोई सबूत ऐसा नहीं आता सामने जिसको लेके कस्टम वाले या DRI वाले किसी शख्स पे मुकदमा कर सके। और ये जो डिफरेंट किस्म की ड्रग जो DRI ने और कस्टम ने गुजरात के पोर्ट से सीज़ की हैं, ये पूरा उसका एक तस्वीर है। तो इस तरीके से इतने बड़े लेवल पे ये एक गुजरात का एक अखबार है, उसने डिफरेंट केसेस में जो सीज़र हुए उनकी सब फ़ोटो इकट्ठी करके ये एक कोलाज बनाया है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितने सारे सीज़र पिछले चंद महीनों में गुजरात में हो चुके हैं। ये कहानी थी ड्रग की। आने वाले दिनों में और कितने कहानियाँ लेके फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।